Hello everyone, I welcome you all to the Infinite Division platform. Right now we'll be discussing some of the questions which came in your NTSC Stage 2. So आज हम NTSC Stage 2 के 2018 and 19 के questions करने वाले हैं. So those who has joined just now or those who are new to our platform, they must know कि हम NTSC Stage 2 के papers वगैरह previous years के discussions करने जा रहे हैं, ठीक है. So जल्दी से देख लेते हैं NTSC के बारे में, थोड़ा सा आपको overview भी दे देते हैं NTSC होता क्या है. We already know कि NTSC is a scholarship based test, है ना, conducted by CBSE, तो conducted by NCERT, ठीक है. तो इसके दो stages होते हैं, stage 1 as well as stage 2. So let us move on to the stages. Stage 1 is your state level examinations and then stage 2 is your national level examinations. Those student who qualify stage 1 move on to the stage 2 examinations. Pattern दोनों का same ही होता है भाई. Stage 1 and stage 2 का pattern दोनों का same ही होता है. You will be having 200 questions to answer and each question carries 1 mark. ठीक है, तो 1 mark आपको मिलेंगे each correct options के. Okay, and then you will be having math examinations 100 में से 100 attempt 100 questions होंगे, and in SAT examination you will be having social studies, maths as well as science. ठीक है, in totality math का भी examination आपका 100 questions ही होंगे. उस 100 question में each question carries 1 mark. ठीक है, सो आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना. स्टेज 1 एज वेल एज स्टेज 2 में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है, सिंस यू आर इन स्टेज 2, द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ स्टेज एज कम्पेयर टू द स्टेज 1 इज क्वाइट डिफरेंट और यू कैन से हाई. तो स्टेज 2 का थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्टेज 1. ठीक है, so we'll move on. and what about the syllabus comprises of your class 9th as well as class 10th का, दोनों का syllabus आपका आता है. ठीक है, I hope this thing is clear to everyone. and आज हम physics के this is the session 2 in which we'll be discussing the question of 2018 and 19 paper. तो 2018 and 19 paper का discussion करेंगे आज हम. इससे previous sessions में हम 19-20 के पेपर भी डिस्कशन कर चुके हैं. ठीक है, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं, उससे भी थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा आपको. ठीक है, सो स्टेज 2 में आज हम 18 एंड 19 के क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं. सो विल मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. ठीक है, जल्दी से करो. सो द क्वेश्चन सेज, suppose that acceleration versus time graph of a particle that starts from rest at t equal to 0 is shown in the figure. आपको acceleration time graph already given है ना. तो आपको on the basis of this graph you have to answer the question. Question says, at what instance does the particle come to rest for the first time? Is it 5 second, 10 second, 15 second or particle never comes to rest? Yes, करो, सारे solve करो. हार्दिक कर रहे हो? शुभम, चिष्ठा? ठीक है, शुभम का आंसर आ गया है 15 सेकेंड्स. ठीक है, देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है, उससे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो. जैसे ही आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है, यू कैन इजीली मेक अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आउट ऑफ इट, है ना. आसानी से वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें आपने देखा होगा ग्राफ इज जस्ट लाइक दिस कि वो 10 सेकंड तक एक्सेलरेशन 5 है ना, और बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. तो 10 सेकंड तक एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, तो इसका मतलब अगर वो रेस्ट से स्टार्ट होता है तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, 10 सेकंड तक बढ़ती जाएगी और उसका मैक्सिमम स्पीड आ जाएगा 10 सेकंड के बाद, क्योंकि उसके बाद वो डिसेलरेट करता है विद इन डिसेलरेशन ऑफ -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. है ना. तो इसका मतलब डिसेलरेशन, अब ये जब डिसेलरेट करेगा, मैक्सिमम स्पीड गेन कर लिया, अब डिसेलरेट हो रहा है भाई -10 से, तो धीरे धीरे कम के रेस्ट में आएगा. सो आपको ग्राफ आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो. यस, टेल मी, किसका आंसर आ गया है? शुभम का आ गया है ना. नहीं, ओके, हार्दिक का आ गया है एंड शुभम का भी आ गया है. चेष्टा, व्हाट इज योर आंसर? Okay. And what about
ओके ऋषित, आपका आया आंसर? देखो भाई, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, है ना, एट इक्वल टू 0 सेकेंड्स। देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑलरेडी आपको गिवन है, ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो स्टार्टिंग वेलोसिटी वाज 0, ठीक है। अब वो स्पीड बढ़ती गई होगी, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन कितना है इसका, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो कांस्टेंट है। कितने सेकंड तक? 10 सेकंड तक। तो जल्दी से निकाल लो, व्हाट वुड बी वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 10 सेकंड? इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस at, एक्सेलरेशन इज 5 इंटू टी। 10 सेकंड तक उसकी स्पीड कितनी हो गई? 50 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो यही आ गया। सो इस टाइप से आप ग्राफ भी इसका बना सकते हो। अगर मैं इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं तो कुछ किस टाइप से बनेगा? देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सबसे पहले इसकी स्पीड कितनी थी? 0। 0 से कहां तक गया? दिस इज 10 सेकेंड एंड दिस इज 20 सेकेंड मार्क एंड दिस इज 30 सेकेंड मार्क। तो 0 से मैक्सिमम कितना तक जाएगा? 50 सेकेंड तक, 50 मीटर पर सेकेंड। तो कुछ ऐसे गया होगा, दिस वुड बी एट 50 मीटर पर सेकेंड, है ना। धीरे धीरे स्पीड बढ़ी एंड इट गोज टू 50 मीटर पर सेकेंड एट 10 सेकेंड्स। उसके बाद क्या हो रहा है भाई? डिसलरेट हो रहा है। तो धीरे धीरे अब इसकी स्पीड घटेगी, है ना। तो कितने टाइम के बाद? ये 10 सेकेंड के बाद 10 सेकेंड में इसने गेन कर लिया है इस पॉइंट पे स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद वो डिसलरेट हो रहा है। तो फाइनल स्पीड जब 0 हो जाएगा तो और कितना टाइम लगेगा इसको 0 होने में? क्योंकि फाइनल स्पीड आपको क्या लिखना है? 0। सो अगेन यू विल बी एडिंग इट, राइटिंग इट एज लाइक दिस, फाइनल स्पीड इज इक्वल टू v इक्वल टू u प्लस at। इनिशियल स्पीड कितनी थी इसकी? क्योंकि 50 मीटर से डिसलरेट होना स्टार्ट हुआ है, -10, क्योंकि इसके बाद 10 सेकेंड के बाद इसका डिसलरेशन कितना है? 10, ठीक है। तो -10 इंटू टी। तो अब हमें फाइंड आउट पता चल जाएगा कि और कितने टी सेकंड बाद इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। तो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, वो कितना आएगा? टी 5 सेकंड। तो इसका मतलब 10 सेकंड तक वो स्पीड मैक्सिमम गेन किया होगा। अगेन बाकी के 5 सेकंड में वो धीरे धीरे इसकी स्पीड आके 0 हो गई होगी, ठीक है। सो कुछ इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा। 5 सेकंड पे, अगेन ये 10 सेकंड पे था, ये कितना हो जाएगा? अगेन और 5 सेकंड, तो मतलब ये 15 सेकंड मार्क पे होगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर चिशा, है ना। तो मैक्सिमम स्पीड गेन करने के बाद वो डिसेलरेट कर रहा है। तो डिसेलरेट करने के बाद वो कब उसकी स्पीड 0 होगी? वो कितने पे आएगा? 15 सेकंड मार्क फ्रॉम इट्स इनिशियल, ठीक है। तो 15 सेकंड, क्योंकि 5 सेकंड और जाने के बाद वो रेस्ट में आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है, ये देखो, है ना। तो यहाँ पे इसकी स्पीड 0 होगी। अगेन उसके बाद क्या होगा? क्योंकि डिसेलरेशन कॉन्स्टेंटली लग रहा है इस पे, तो अगेन इसकी स्पीड अगेन 0 होने के बाद इस डायरेक्शन में फोर्स हमेशा लगता जाता है, डिसेलरेशन होगा, देन अगेन अब नेगेटिव डायरेक्शन में इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, डोंट यू थिंक? तो अब अगेन वापस ये नेगेटिव डायरेक्शन में स्पीड बढ़ती जाएगी। इनिशियल स्पीड कितनी थी? 50 मीटर पर सेकेंड, है ना। जब यहां इस पोजीशन पे था तो इसकी स्पीड कितनी थी? 50 मीटर पर सेकेंड। यहां पे रेस्ट में आ गया 15 सेकेंड के बाद। अगेन इस 10 सेकेंड में उसकी स्पीड कहां पे वापस आएगी? आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि इनिशियल स्पीड कितनी थी? 50। तो 50 इज इक्वल टू फाइनल स्पीड निकालना है आपको। तो फाइनल स्पीड लेट इट बी v इक्वल टू u प्लस at अगेन लगाएंगे। इनिशियल स्पीड कितनी है? 50। डिसेलरेशन करना है इसको 10 सेकेंड तक, कितना डिसेलरेशन है? 10, ठीक है। सो -10 इंटू 10, क्योंकि ये वाला कितना टाइम है? 20 - 10, तो 10 सेकेंड। तो कितना आएगा? -50 आ रहा है। इसका मतलब वापस जब 20 सेकेंड पे आएगा तो उसकी स्पीड नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। ये चीज क्लियर है? तो इसका मतलब ये वापस ये ग्राफ ऐसे ही जाके कहां पे जाएगा? -50 पे जाएगा। बोलो, -50। ये ग्राफ क्लियर है कि नहीं? यस चिष्ठा, हार्दिक, ऋषित, ठीक है, वेरी गुड। सो दैट मीन्स कि 20 सेकेंड पे वो वापस रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा होगा, ठीक है। अब अगेन रिवर्स डायरेक्शन में जाने के बाद जब वो -50 पे आ गया, अगेन अब क्या है? नेक्स्ट ग्राफ इज एक्सेलरेशन। अगेन नेक्स्ट 10 सेकेंड के लिए वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो एक्सेलरेशन है, इस डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा। तो धीरे धीरे, क्योंकि
5 सेकंड तक 10 सेकंड तक वो एक्सेलरेट किया था तो स्पीड गेन करके 50 में लेके आ गया था, है ना। तो इसका इस पोर्शन और इस पोर्शन का एक्सेलरेशन सिमिलर है ना। तो ये ग्राफ भी इसका सिमिलर होगा, तो ये फाइनली 30 सेकंड पे यहां पे आ जाएगा। इसकी स्पीड अगेन वापस 0 हो गई होगी। डोंट यू थिंक ये ग्राफ क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताओ। इसका वीटी ग्राफ बताओ। यस ऋषित, शुभम, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्लियर है? चेष्टा ठीक है। ओके, अब ग्राफ से तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये थर्ड वाला हमारा आंसर 15 सेकंड तो ऑलरेडी था। इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा, उससे आप आसानी से नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, जल्दी से आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। ये ग्राफ भी क्लियर है। अगर आपसे पूछे कि 30 सेकंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, विच इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप कैसे निकाल सकते हो? 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो निकाल सकते हो। अपर एरिया, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो अपर एरिया और लोअर एरिया, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो अपर माइनस लोअर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो अपर एरिया प्लस लोअर एरिया करेंगे आप। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज गिवन टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग 30 सेकंड, वही आपको फाइंड आउट करना है। वही ग्राफ बनाओ और जल्दी से फाइंड आउट करके बताओ। डिस्टेंस पूछा है। इसका वीटी ग्राफ हम ऑलरेडी बना चुके थे। ऐसे गया था, ऐसे, देन अगेन ऐसे। इट वॉज एट 50 एंड दिस वॉज एट -50 मीटर पर सेकेंड, और ये 10 सेकेंड पे, एंड दिस वॉज एट 15 सेकेंड, एंड दिस वॉज एट 20, एंड दिस इज एट 30 सेकेंड। तो जल्दी निकालो क्या होगा। दिस एरिया प्लस दिस एरिया, क्योंकि डिस्टेंस वुड बी अपर एज वेल एज लोअर एरिया का एडिशन करेंगे आप। कितना आ रहा है? ओके, शुभम का आंसर, शुभम इज सेइंग थर्ड, 750। एंड व्हाट अबाउट अदर्स? चेष्टा करो, जल्दी बताओ। डिस्टेंस पूछा है ना। अच्छा ठीक है, बट दे हैव आस्क्ड यू द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस वुड बी द सम ऑफ अपर एज वेल एज लोअर एरिया। सो टेल मी क्या आएगा। करो एरिया, करो एरिया फॉर ट्रायंगल, है ना। हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, इसका भी करो हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। कितना आ रहा है? हार्दिक का आ गया है। हार्दिक इज सेइंग 750 मीटर। एंड व्हाट अबाउट ऋषित? थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा आपको, है ना। जैसे ही आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आया, विजुलाइज कर सकते हो आप। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आसानी से निकाल सकते हो। नहीं भी आता तो थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा कि एट व्हाट टाइम इट्स स्पीड विल बिकम जीरो, इट्स वेलोसिटी विल बिकम जीरो। तो उस पॉइंट से वापस 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद उसका पोजीशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, वो सब आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट तरीका है एक्सेलरेशन टाइम से आप वेलोसिटी टाइम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आ गया आपको, आपने निकाल लिया, तो आसानी से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तो निकल ही जाएगा। यस शुभम, क्या है आंसर? ऋषित? चेष्टा कितना आ रहा है आंसर, जल्दी बताओ। चलो ठीक है, बिल्कुल यही आएगा। थर्ड वुड बी द आंसर।
ठीक है, तो दोनों का एरिया का आप एडअप करेंगे, हाफ इंटू बेस कितना है इसका 15, ऑल्टीट्यूड कितना है इसका 50, तो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो आप डिस्टेंस कितना होगा भाई, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, बेस कितना है इसका 15, ऑल्टीट्यूड कितना है इसका 50, प्लस लोअर एरिया, लोअर एरिया भी अगेन करोगे तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है इसका 30 माइनस 15 विच इज 15, ऑल्टीट्यूड कितना है इसका 50, सेम ही आएगा आई थिंक, कर देना दोनों को ऐड करोगे यू विल बी गेटिंग एज 750 मीटर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपसे पूछे कि व्हाट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा आंसर, यस 1 होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अपर एरिया माइनस लोअर एरिया करते हो ना, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो ऑप्शन 1 ओके ठीक है, तो दैट मीन्स कि 0 मीटर। आई होप कि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आ जाएगा तो आप आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे इस टाइप के। यस टेल मी, है ना, सो दिस वुड बी योर थर्ड वुड बी योर answer which is 750 meter. So distance would be 750 meter and displacement would be 0 at the end of 30 second. So we'll move on to the next question now. I hope this question is clear to everyone. ठीक है, चलो the question come to your screen now. The question says an object of mass 2 kg is moving under the action of force which varies with time as shown in the figure. Force and time का ग्राफ ऑलरेडी आपको गिवन है. Which of the following statement is correct for the interval between 0 to 20? तो 0 से 20 सेकेंड्स के बीच में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ये पूछा है आपको। क्या इसका मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डिक्रीज करता है बाय 75, या इसका मोमेंटम इंक्रीज करेगा बाय 75, या मोमेंटम इंक्रीज बाय 125, या चेंज इन मोमेंटम कैन नॉट बी फाउंड एज इनिशियल स्पीड इज अननोन। यस टेल मी, क्या होगा? कोई बता सकता है कि आप फोर्स एंड टाइम ग्राफ से क्या निकाल सकते हो? एफटी ग्राफ, एरिया अंडर एफटी ग्राफ विल गिव यू व्हाट, विच क्वांटिटी? इम्पल्स, वेरी गुड। एंड व्हाट इज इम्पल्स? चेंज इन मोमेंटम, वेरी गुड। ठीक है, तो आसानी से चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हो आप एरिया अंडर एफटी ग्राफ। तो जल्दी से ग्राफ का एरिया निकालो, अपर एरिया माइनस लोअर एरिया, बिकॉज इम्पल्स इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो आसानी से ये निकालो, जल्दी से बताओ क्या होएगा। अपर एरिया हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, ये कितना पैरेलल साइड है? 15 प्लस 10 minus 5 which is 5. So upper side is, this side is 5 and this side is 15. ठीक है, और ये तो ट्रायंगल है, तो लोअर एंड अपर एरिया दोनों निकाल दो, कितना आ रहा है? हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड विच इज 15 प्लस 5 एंड ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड कितना है इसका? 10 प्लस ओके माइनस लोअर एरिया, लोअर एरिया कितना है? हाफ इंटू बेस, बेस कितना है इसका? 20 माइनस 15, ठीक है, विच इज 5, और ऑल्टीट्यूड कितना है इसका? 10। तो ये एरिया आप माइनस कर लोगे, दिस वुड बी चेंज इन मोमेंटम, डोंट यू थिंक होगा? तो वही आपका चेंज इन मोमेंटम पूछा है। चेंज इन मोमेंटम अगर पॉजिटिव आता है इसका मतलब मोमेंटम इंक्रीज हुआ होगा, चेंज इन मोमेंटम नेगेटिव आता है इसका मतलब मोमेंटम डिक्रीज हुआ होगा। तो क्या आ रहा है जल्दी बताओ? ओके, ऋषित का आ गया है। ऋषित इज सेइंग सेकंड, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीज्ड बाय 75। तो जल्दी से करके देखो, ये कितना है? 20, so 2 1, so this would be 100 minus 25 which is 75. so that means this change in momentum is positive. इसका मतलब चेंज मतलब क्या होता है भाई? मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम,
है ना। तो फाइनल मोमेंटम इनिशियल से ज्यादा होगा तभी तो प्लस में आया है, इसका मतलब मोमेंटम का इंक्रीमेंट हो गया होगा, इंक्रीज हो गया होगा मोमेंटम। तो ऑप्शन देख लो कौन सा होगा ऑप्शन सही। द मोमेंटम ऑफ अ ऑब्जेक्ट इंक्रीज बाय 75 kg मीटर पर सेकेंड, सो दिस वुड बी अवर करेक्ट आंसर। तो ये हमारा सही आंसर है। किस किस का आ गया है? ओनली ऋषित एंड शुभम, एंड व्हाट अबाउट हार्दिक एंड चेष्टा? नहीं हुआ? यस चेष्टा, हार्दिक, अच्छा हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन भी आप कई बार क्वेश्चन अलग टाइप का भी आ सकता है, जैसे कि चेंज इन मोमेंटम ऑलरेडी आप निकाल सकते हो, है ना। तो बॉडी का ऑलरेडी इनिशियल मोमेंटम भी आपको गिवन हो सकता है, तो पता करना है कि फाइनल मोमेंटम कितना होगा। अगर मान लो कोई कांस्टेंट स्पीड से बॉडी जा रहा है तो उसका इनिशियल मोमेंटम ऑलरेडी होगा आपको गिवन, है ना, या वो रेस्ट में होगा तो उसका इनिशियल मोमेंटम जीरो होगा। तो आसानी से फाइनल मोमेंटम भी आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट एरिया अंडर एफ इंटू टी ग्राफ, ठीक है। सो इस टाइप के थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन भी आ जाते हैं तो आसानी से आप कर पाओगे। सो विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। ओके देखो क्वेश्चन क्या कहता है। The gravitational potential energy difference per unit mass between the surface of a planet and a point 100 meter above it is 1000 joule per kg। मतलब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना देंगे बना आपको, अगर आप 100 मीटर पे चले जाओ, दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ऑलरेडी गिवन है आपको पर केजी, है ना। एक केजी को मास को ऊपर ले जाने में कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आता है, विच इज 1000 kg per kg। So how much work is required to be done in moving a 5 kg object 100 meter on a slope at 30 degree? मतलब कि अगर ये स्लोप है इस टाइप से, and this is your 30 degree angle, and this slope angle this slope length is 100 meter, ठीक है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में कितना एनर्जी स्पेंड होगा, वही पूछा है। तो बताओ, करो ट्राई एक बार। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आई थिंक ये आपका 2018-19 का सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। यस टेल मी। एक ऑब्जेक्ट को 100 मीटर ऊपर ले जाने पे वर्टिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी गिवन है कितना, 1000 जूल पर केजी, 1000 जूल पर केजी वो गिवन है आपको। मतलब 1 केजी को ब्लॉक को ले जाने में आपको इतना एनर्जी स्पेंड करना पड़ेगा, या इतना एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आएगा। दैट इज नथिंग बट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, है ना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, दैट इज कॉल्ड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो वही आपको वर्क डन करना पड़ता है ना। तो जल्दी बताओ कितना होगा आंसर। ओके चेष्टा का आ गया है, चेष्टा इज सेकंड, दैट मीन्स 2500। हार्दिक का भी आ गया, ऋषित का भी आ गया है, एंड शुभम का भी आ गया है, वेरी गुड। सो हमें वर्क डन करना है अगेंस्ट ग्रेविटी, है ना। तो ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड इसको खींचेगी, बट उसके अगेंस्ट आप वर्क डन करोगे ना। तो अगर इस ब्लॉक को आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ले जाना है, ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड खींचेगी, है ना। तो अब अल्टीमेटली आपने दिस इज इट्स इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज इट्स फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल एंड फाइनल के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस, दिस इज 100, दिस डिस्टेंस इज 100 cos थीटा एंड दिस डिस्टेंस इज 100 sin थीटा, है ना। तो इस कंपोनेंट को वर्टिकल कंपोनेंट में आप 2 रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में आप आसानी से डिवाइड कर सकते हो इसको। सो दिस वुड बी 100 cos 30 डिग्री एंड दिस वुड बी 100 sin 30 डिग्री।
विच कम्स आउट टू बी साइन 30 डिग्री, हाफ हो गया, तो ये आपका 50 मीटर हो गया। तो आपको अगेंस्ट ग्रेविटी कितना ऊपर ले जाना है, 50 मीटर, है ना। तो 100 मीटर ले जाने के लिए एनर्जी कितनी स्पेंड करनी पड़ती है, 1000। तो 50 मीटर ले जाने के लिए कितनी करनी पड़ेगी, 500 जूल करनी पड़ेगी। 1 kg को ले जाने के लिए इतना करना पड़ता है, तो हमें कितने kg को ले जाना है, 5 kg। तो मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दूंगा मैं, 5, तो व्हाट विल बी गेटिंग एज 2500 जूल्स। सो दिस वुड बी अवर आंसर। मतलब 1 kg को 100 मीटर ले जाने में इतना एनर्जी स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो अब इस पॉइंट से इस पॉइंट ले जाने के लिए इसको 50 मीटर अबव ले जाना है, अगेंस्ट ग्रेविटी ले जाना है, ठीक है। तो दिस वुड बी द आंसर। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। सो विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन सेज two vertical object A and B, each of mass m, starts moving along the same vertical line in opposite directions at same instant. Object A is dropped from a rest from a height capital H above the ground, and object B is projected vertically up from the ground with the speed of u is equal to root 2g h. So what is the height above the ground do they collide? At what height above the ground do they collide? क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप डिफरेंट वे में कर सकते हो, है ना। इसको आप रिलेटिव वेलोसिटी से भी कर सकते हो एंड रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, और एक नॉर्मल जो हम करते हैं वो उससे भी कर सकते हैं। तो मैं रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। सो जल्दी से देखो, क्वेश्चन विजुलाइज करो। h हाइट से, कैपिटल H हाइट से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है, ठीक है। एट द सेम टाइम अगेन एक और ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो किया है विद द स्पीड ऑफ रूट 2g कैपिटल H, है ना। ये आपको गिवन है, ओके। सो एट व्हाट हाइट अबव द ग्राउंड डू दे कोलाइड, मतलब कि ये आया होगा, नीचे गिरा होगा और ये ऊपर जाएगा। तो अल्टीमेटली इस पॉइंट को लेट इट बी कि h डैश हाइट है जहाँ पे कोलाइड किया होगा, तो वो h डैश हाइट क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। बताओ क्या होगा। कर रहे हो क्वेश्चन, हार्दिक, शुभम, ऋषित, ठीक है करो। ओके, चेष्टा का फर्स्ट ऑफ ऑल आया है 4th ऑप्शन है, और किसी का, हार्दिक का सेकंड आया है। सेकंड मतलब h/2। सो लेट अस सी। एंड व्हाट अबाउट शुभम एंड ऋषित? ये शुभम आया, ऋषित? देखो ठीक है बताओ क्या होगा आंसर। ओके, चेष्टा का आ चुका है, हार्दिक का आ चुका है। यस चेष्टा, आपने कौन सा मेथड यूज किया है? ठीक है उससे भी आ जाएगा। चलो आ गया आंसर, ऋषित का भी आ गया। ओके, ऋषित इज सेइंग 3g 3/4 g/h। ठीक है, देख लो आप क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल मेथड तो आप आसानी से कर सकते हो कि मान लो ये h हाइट, ये h डैश हाइट पे कोलाइड हुआ, तो अपर हाइट कितना हो जाएगा,
इससे पहले। तो जो अपर वाला जो ड्रॉपिंग ब्लॉक है वो कितना हाइट ट्रेवल किया होगा बिफोर कोलिजन, एच माइनस कैपिटल एच माइनस एच डैश, है ना। और इसका फिर सेम टाइम पे, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे थ्रो किए गए हैं, ठीक है, तो इसका निकाल लो, डिस्प्ले इसका हाइट निकाल लो, इक्वेशन ऑफ मोशन इसका निकालो, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन निकालो, टाइम की वैल्यू इसमें पुट कर देना, आसानी से आ जाएगी। ठीक है, तो वो तो एक नॉर्मल मेथड हो गया जो कि हम ऑलरेडी करते आते हैं। इसमें आपको रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट में आप क्या करेंगे, क्योंकि बोथ द ऑब्जेक्ट, दिस वुड बी अंडर ग्रेविटी, दिस इज ऑल्सो अंडर ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन दोनों का डाउनवर्ड ही लग रहा है, बोलो। सो इन दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा भाई, कोई बता सकता है? इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन इन दोनों ऑब्जेक्ट का क्या कितना होगा? ओके, शुभम इज सेइंग 0, रिशित यस, the relative acceleration is in the same direction, so the relative is nothing but final minus initial, तो relative acceleration is 0। so जो relative acceleration 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इन दोनों के बीच का जो relative speed था इनिशियल, जो relative speed कितना था इन दोनों के बीच में, क्योंकि इसकी स्पीड तो इनिशियल 0 थी, इसकी स्पीड कितनी होगी, √2g कैपिटल एच, तो रिलेटिव स्पीड दोनों की हमेशा 2gh ही होगी, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई वर्टिकल मोशन में कोई ऑब्जेक्ट आप रखोगे, अगर सेम टाइम पे जाता है, तो इनिशियल इन दोनों के बीच का जो स्पीड डिफरेंस है ना, तो वो बाद में भी रहेगा। इसकी स्पीड देखो ना, इसकी स्पीड बढ़ेगी, इसकी स्पीड घटेगी, तो इन दोनों का जो स्पीड है, रिलेटिव स्पीड हमेशा अभी भी कांस्टेंट होगा जितना पहले है, क्यों, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन इज 0। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, बोलो। यस हार्दिक, चेष्टा, ये क्लियर है? so relative acceleration is 0 and initial relative speed is √2gh। इसका मतलब एक को रेस्ट में कर दो तो दूसरा कितने की स्पीड से, हमेशा इसको √2gh की स्पीड से ही अप्रोच करेगा, है ना। और अप्रोचिंग डिस्टेंस कितना है, इसको कितना, सपोज करो ये रेस्ट, इसको रेस्ट में कर दो और ये इसको अप्रोच कर रहा है, तो अप्रोचिंग डिस्टेंस, अप्रोचिंग स्पीड तो हमेशा यही रहेगी, √2gh। एंड अप्रोचिंग डिस्टेंस कितना है इसका, कैपिटल एच। तो टाइम एट विच दे विल मीट इज, टाइम इज कितना होगा, डिस्टेंस दैट नीड, अप्रोचिंग डिस्टेंस पर यूनिट स्पीड। तो स्पीड कितनी है इसकी, √2gh। टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इतने टाइम बाद ये दोनों मीट कर जाएंगे इससे। ये क्लियर है कि नहीं, बताओ, क्योंकि ये रिलेटिव वाले कॉन्सेप्ट से एकदम से आंसर आ जाएगा, नहीं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, बोलो। क्लियर है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, है ना। टाइम आसानी से निकाल सकते हो इसको, अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h/2g, है ना। इतने टाइम बाद फ्रॉम इट्स इनिशियल टाइम दे विल मीट ईच अदर, तो इतने टाइम बाद ये एक दूसरे से मीट करेंगे। तो पूछा क्या है भाई, एट व्हाट हाइट अबव द ग्राउंड डू दे कोलाइड, तो मतलब h' हाइट पूछा है ना आपको, हमें तो पता चल गया कि इतने टाइम बाद वो कोलाइड होगा। तो इतने टाइम बाद ये ये वाला जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा h', वो निकाल लो, कितना आ रहा है जल्दी बताओ। h' कितना आएगा, ut प्लस हाफ a/t², है ना। इनिशियल स्पीड कितनी है इसकी, √2gh। कितने टाइम बाद मीट करना है, हमें तो टाइम ऑलरेडी पता है ना, यहां से यहां तक जाने का टाइम जब वो मीट करेगा वो कितना है, √h/2g, यही है। तो ut माइनस हाफ gt², जी टाइम का होल स्क्वायर करेंगे तो यू विल बी गेटिंग एज h/2g। इसको भी सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है h', जल्दी बताओ। इसको सॉल्व करो,
आई होप दिस थिंग इज क्लियर कि कितना टाइम बाद वो कोलाइड करेगा, वो तो हम आसानी से फाइंड आउट कर लिया। तो उस टाइम उस बीच में ये वाला नीचे वाला ब्लॉक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वही हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो आप आसानी से ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हो, क्योंकि दिस ब्लॉक हैज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि डाउनवर्ड ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो g माइनस लेंगे हम। ठीक है, तो जल्दी बताओ कितना आ रहा है शुभम। ठीक है, सो सेम सिमिलरली इसी को सॉल्व करेंगे हम फर्दर, तो वही सेम आंसर आ जाएगा आपका। रूट 2g से 2g कैंसिल यहाँ पे। ओके, अंदर कितना रह जाएगा, रूट एच इंटू रूट एच विच इज एच, माइनस g से g कैंसिल, यू विल बी गेटिंग एज h बाय 4, तो आ गया 3h बाय 4। सो हमारा d दिस फोर्थ वुड बी अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े। चलो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो। वही सेम क्वेश्चन है, उसमें क्या पूछा है, आफ्टर दे कोलाइड दे स्टिक टू ईच अदर, मतलब कोलिजन के बाद दोनों स्टिक करके मतलब एक दूसरे से चिपक गए हैं। सो व्हाट इज द लॉस इन देयर टोटल एनर्जीज। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बट करके देखो एक बार, ट्राई करो। हुआ क्या है, ऊपर से आए एक दूसरे से चिपक गए, है ना, स्टिक हो गए। स्टिक होने के बाद पूछा है व्हाट इज द लॉस इन देयर टोटल एनर्जीज। तो मतलब कि इनिशियल एनर्जी और टकराने के बाद, चिपकने के बाद, ठीक है, जो एनर्जीज टोटल एनर्जी है उन दोनों का डिफरेंस बताना है आपको। देखो करो, ट्राई करके देखो। तो सारे पैरामीटर पता होना चाहिए आपको, है ना। तो जल्दी से साइड में डायग्राम बना सकते हो आप। कैपिटल एच से वो गिरा था ऊपर वाला, है ना, और कितने टाइम बाद ये एक दूसरे से हिट करेंगे। टाइम इज ऑल्सो गिवन, रूट एच बाई 2g। इतने टाइम बाद ये एक दूसरे से टकराएंगे, वो भी गिवन है। टकराने के बाद, ठीक है, दोनों चिपक जाते हैं, तो इसका मतलब टकराने के बाद दोनों इकट्ठे आ जाते हैं, वो भी आपको गिवन है ना। तो इतना हिंट काफ़ी है, करके देखो अब। ओके, चेष्टा का आ गया है, चेष्टा इज सेइंग सेकंड विच इज हाफ mg कैपिटल एच। ठीक है, देखते हैं। हार्दिक कर रहे हो, शुभम, ऋषित। ये शुभम आ गया। ऋषित आया कुछ। थोड़ा सा लेंदी है बट है आसान, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है। आप बिफोर कोलिजन दोनों की वेलोसिटीज निकाल लो ना, कि ये नीचे गिरा होगा और इनिशियली इसका स्पीड कितना था, रूट 2gh, है ना। तो टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन कितना था, टोटल एनर्जी कितना है, ये सपोज इन दोनों का मास mm है ना, क्योंकि द आइडेंटिकल बॉल्स है, तो आसानी से लेट इट बी m है दोनों का मास। तो टोटल एनर्जी इज नथिंग बट पोटेंशियल ऑफ दिस प्लस काइनेटिक ऑफ दिस, यही होगा। सो टोटल एनर्जी इज, इनिशियल टोटल एनर्जी इज m इंटू जी इंटू कैपिटल एच प्लस हाफ m v स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2gh, 2 से 2 कैंसिल, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 2mgh। ये टोटल एनर्जी है बॉल की, दोनों बॉल की कॉम्बिनेशन की, है ना।
ओके, ऋषित का आंसर आ रहा है mgh/4। ऋषित, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। mg कैपिटल H/4। So this is the total energy possessed by both the ball. अब वो जब नीचे गिरेंगे, सो इतने टाइम बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? लेट इसकी वेलोसिटी है v1 और इसकी ऊपर जाने की वेलोसिटी v2। तो ये v1 कितनी होगी? v इक्वल टू u प्लस ए टी। इनिशियल स्पीड इज 0, ठीक है। ए टी एक्सेलरेशन इज g। कितने टाइम बाद इसको नीचे आना है? इतने टाइम बाद। सो h/2g, तो कितना आएगा ये? रूट hg/2। यही स्पीड होगी इसकी, बताओ, बिफोर कोलिजन। ओके, शुभम का आंसर 0 आ रहा है नाउ। तो इसका मतलब यू आर सेइंग कि कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं है ना? यू आर सेइंग लाइक दैट। देखो, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी बिफोर कोलिजन? इतनी। v2 कितना होगा? v इक्वल टू इनिशियल स्पीड कितनी है इसकी? √2gh, है ना? सो दिस माइनस ऑफ g इंटू h/2g, ठीक है। सो दिस इज द, सो इट कम्स आउट टू बी √2gh माइनस hg/2, यही आएगा। दिस इज द v2। ओके, v1 पता चल गया हमें, v2 पता चल गया हमें। ये भी पता है कि कोलिजन से पहले जो इसकी ऊपर वाले में जो जितनी एनर्जी थी, है ना, और यहां पे जो एनर्जी है वो दोनों भी इक्वली होंगे। क्योंकि होता क्या है इसमें? इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी होता है। जो जितना पहले एनर्जी होता है, बिकॉज द मैकेनिकल एनर्जी वुड रिमेन कंजर्व्ड, है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी जब कंजर्व रहेगा, सिंस ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, सो तो मैकेनिकल एनर्जी वुड बी कंजर्व्ड। तो इतनी ही टोटल एनर्जी जब वो कोलिजन कर रहा है उससे पहले होगी। बट कोलिजन के बाद क्या होगा? आप आसानी से मोमेंटम का चेंज लगा सकते हो इन व्हाट मोमेंट। सो व्हाट वुड बी द चेंज इन मोमेंटम? सो व्हाट वुड बी द इनिशियल एज वेल एज फाइनल मोमेंटम? कितना होगा? इनिशियल मोमेंटम कितना है? m इंटू v1 माइनस m इंटू v2, यही है कोलिजन से पहले। मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम भी वही होगा जो इनिशियल मोमेंटम है। तो इसमें सॉल्व करके देखो, v1 और v2 की वैल्यू पुट करके देखो कितना आ रहा है ये चेंज इन ये मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना आ रहा है? यस, बोलो, फाइनल मोमेंटम कितना आ रहा है? सॉल्व करो इसको। m इंटू वी वन, m इंटू वी वन कितना है? √hg/2 माइनस m इंटू वी टू कितना है? √2gh। ये इसमें माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा ना, m hg/2। सो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो टोटल ये दिस कम्स आउट टू बी 0। सो इनिशियल मोमेंटम जितना 0 है, ठीक है, बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम भी 0 ही आ रहा है। इसका मतलब क्योंकि जब वो चिपक गया है और दोनों का मास 2m हो गया होगा, तो डोंट यू थिंक इसका मोमेंटम को 0 होने के लिए इसका बाद में चिपकने के बाद इसका वेलोसिटी भी 0 हो गई होगी, क्योंकि फाइनल मोमेंटम भी 0 है। बोलो, तो मोमेंटम जो फाइनल 0 है वो तभी हो सकता है क्योंकि मास इन दोनों का तो 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब वेलोसिटी ही इसकी 0 हो गई होगी, चिपक के वहीं रह गया होगा वो, है ना। चिपकने के बाद वहीं रहने का मतलब सिर्फ चिपकने के बाद आफ्टर कोलिजन इन दोनों के पास सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगा। तो चिपकने के बाद इसका मोमेंट काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कितना है दोनों का? 2m m इंटू जी इंटू एच। ये हाइट कितनी है भाई? 3h/4। तो कितना आ रहा है आपका? 2। सो इट कम्स आउट टू बी 3/2 m इंटू जी इंटू एच। दिस इज द एनर्जी
आफ्टर कोलिजन. बिफोर कोलिजन एनर्जी ये है, दिस माइनस दिस करो कितना आ रहा है, 2 mgh minus 3 by 2 mgh. So what you'll be getting 4 minus that. So it comes out to be mgh by 2. आया कि नहीं आया? Yes Rishit, Shubham. चेष्टा आ गया? ऋषित आ गया? ठीक है. शुभम ठीक है. तो थोड़ा सा लेंदी है बट आपको थोड़ा विजुलाइज करना, ये अब सारी चीज़ इसमें कवर भी हो गया. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सारा चीज़ आपका ऑलरेडी कवर हो गया. बीट योर पोटेंशियल एज वेल एज मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन एज वेल एज योर रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन में ज़्यादातर सारे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए. ठीक है. सो शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं हम. चलो भाई ये क्वेश्चन करो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है. गिवन बिलो आर टू डिफरेंट ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ डेंसिटीज ऑफ द मीडियम विद पोजीशन एंड टाइम. मतलब डेंसिटी एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज डेंसिटी एज वेल एज टाइम का ग्राफ ऑलरेडी गिवन है. दो वेव, ये वेव्स का. ठीक है. वेव पास थ्रू द मीडियम, जब वो मीडियम में पास करता है तो क्या पूछा है, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द वेव इन गिवन मीडियम. तो इस मीडियम में इसकी स्पीड कितनी होगी वो पूछा है. क्या होगा, इससे तो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो ना आप. वेवलेंथ, वेवलेंथ कितना है, कोई बता सकता है? यस, वेवलेंथ कितना होगा इसमें? वेवलेंथ इज 100 सेंटीमीटर, यही होगा. इससे क्या फाइंड आउट करोगे, वो इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, इस पॉइंट पे जाने का ये टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इसका, 2 मिली सेकेंड. डोंट यू थिंक टाइम पीरियड हो गया 2 मिली सेकेंड, है ना. ओके अब तो सॉल्व करना है. वी ऑलरेडी नो दैट वेव स्पीड इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1 अपॉन टाइम पीरियड. आसानी से लगा सकते हो विच इज दिस. तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 100 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया. टाइम पीरियड कितना है, 2 मिली सेकेंड. तो मिली को अगेन सेकेंड्स में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ आ जाएगा. तो जल्दी बताओ कितना आएगा. सबका आ गया आंसर? और चलो ठीक है. फोर्थ. सो इसको सॉल्व करो. व्हाट विल बी गेटिंग एज, ये ऊपर जाएगा, यू विल बी गेटिंग एज 1000 divided by 2. so this is 500 मीटर पर सेकेंड. बहुत सिंपल क्वेश्चन था बट दो ग्राफ से आपको विजुलाइज करना है, आपको निकालना है क्या है ना. ऊपर वाले ग्राफ से आसानी से आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं, नीचे वाले से आसानी से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं. ठीक है. गलती आप कहाँ करोगे, गलती आप इसको एसआई सिस्टम में कन्वर्जन नहीं करोगे क्योंकि दिस इज इनटू सीजीएस सिस्टम एंड ये आपका मिली में गिवन है, तो आप वो कन्वर्जन नहीं करोगे तो वहीं गलती हो जाएगी, आपका आंसर थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा. ठीक है. बस कन्वर्जन करना है तब तो बिल्कुल आसान आंसर है. सो विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं. चलो ये क्वेश्चन देखो. A convex lens and a concave lens each of focal length 10 centimeter which is given to you. ये फिर भी अच्छा क्वेश्चन है. एक कॉन्वेक्स लेंस गिवन है आपको and a concave lens is also given to you. Both are having focal length of 10 centimeter and they are 2 centimeter apart. If the light is incident from the left, the combination of the lens will be, क्या वो कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा, किस टाइप से बिहेव करेगा, ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा या क्या, बताओ. ये शुभम, यू आर सेइंग थर्ड,
converging and diverging depending on whether the lenses are array, okay, behaves like a glass slab, ऐसा क्या? चेष्टा बताओ. ओके, थर्ड, यू आर सेइंग इट विल बिहेव लाइक अ ग्लास स्लैब. थोड़ा सा देखा आपने, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ा, क्या कह रहा है? अगर लाइट बीम फ्रॉम लेफ्ट आती है जस्ट लाइक दिस, इफ पैरेलल बीम कम्स लाइक दिस, अब आप करो क्या होगा? तो वेदर ये कॉम्बिनेशन कन्वर्जिंग होगा, डाइवर्जिंग होगा. यू आर सेइंग कि ग्लास स्लैब की तरह बिहेव कर रहा है. इसका मतलब डिपेंड कि ग्लास स्लैब कैसा है, स्लांट में है कि वो ऐसे है. अगर इस टाइप से अगर ग्लास स्लैब है तो आप यू आर सेइंग कि वो पैरेलली निकल जाएगा, इसका मतलब कोई डेविएशन नहीं होगा. यू आर सेइंग, आप यही कह रहे हो ना? ऋषित इज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग, हाँ, कि वो ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा. शुभम इज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग. विजुलाइज करके देखो थोड़ा ढंग से, बिकॉज योर आंसर इज बिल्कुल ही, योर आंसर इज रॉन्ग. If a parallel beam of light comes and hits this convex lens just like this, तो where would be the image formed? कोई बता सकता है? अगर parallel beam of light आता है तो इसका image कहाँ फॉर्म होगा? Yes. इस वाले के फोकस पे नहीं होगा क्या? बताओ, बोलो. ओके, नाउ चेष्टा का आंसर अगेन डिफरेंट. चेष्टा सेइंग डाइवर्जिंग. ओके, चलो ठीक है, देखते हैं, लेट अस सी. देखो, ये अपने प्रिंसिपल फोकस पे जाना चाहेगा जो कि 10 सेंटीमीटर पे है यहां से, है ना? दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? 2 सेंटीमीटर. तो ये डिस्टेंस कितना होगा? डोंट यू थिंक ये डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर होगा? इसको यहां पे जाके मीट करना था ना, यहां पे जाके मीट करना था ना, उससे पहले ही लेंस आ गया, ये कॉन्केव लेंस. ठीक है, तो ये चीज क्लियर है कि नहीं? ओके, शुभम का आंसर अगेन ही सेइंग नाउ कन्वर्जिंग. सो इसका मतलब ये 8 सेंटीमीटर पे है. तो दैट मीन्स दूसरे वाले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, नॉट रियल ऑब्जेक्ट, है ना? तो ये इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा इस वाले लेंस के लिए, कॉन्केव के लिए. तो जल्दी से हम फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि ये चीज तो हमें, ये डिस्टेंस तो हमें पता है. सो दिस वुड बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर दिस लेंस. तो ये क्या होगा? कॉम्बिनेशन कुछ इस टाइप से होगा. दिस इज कॉन्केव लेंस, है ना? और लाइट रे आ रही है, लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है? इसको यहां जाके मीट करना था, है ना? एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर पे जाके मीट करना था ऐसे. बट फाइनल इमेज कहां बनेगा वो आपको देखना है. वी ऑलरेडी नो दैट इसका फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर. सो जल्दी फाइंड आउट करो. 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. कॉन्केव का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव? बोलो. नेगेटिव, है ना? तो -10 वुड बी इट्स फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/v. फाइंड आउट करना है. और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि लाइट इधर से आया है, इसी डायरेक्शन में है ना ये u, तो u वुड बी +8. ठीक है, तो इट वुड बी -8. इसको सॉल्व करो जल्दी से. v कितना आ रहा है? यस, वेरी गुड शुभम. इसको सॉल्व करो. v कितना आएगा इस लेंस के लिए? फाइनल इमेज कहां बनेगी? 40 सेंटीमीटर. प्लस में आया कि नेगेटिव में? प्लस. इसका मतलब कि ये लाइट रे ऐसे जा रही थी, बट यहां से ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये कहीं और आगे जाके मीट करेंगे अब, क्योंकि तो फाइनल इमेज यहां मिल जाएगी आपको एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर. ये क्लैरिटी है इस क्वेश्चन की? अब इसका मतलब क्या हुआ? ये पूरा कॉम्बिनेशन, क्योंकि फाइनली इमेज कहीं यहीं बन रहा है ना 40 पे, इस पॉइंट से 40 पे बन रहा है, इस वाले लेंस से 42 मीटर पे बन रहा है, 42 सेंटीमीटर पे बन रहा है. तो डोंट यू थिंक ये
टोटल कॉम्बिनेशन कन्वर्जिंग होगा कि डाइवर्जिंग होगा? यस, अब बताओ। टोटल कॉम्बिनेशन दोनों लेंस का डाइवर्जिंग होगा? यस, इट वुड बी कन्वर्जिंग. दिस वुड बी योर करेक्ट आंसर. So the entire combination would behave like a converging lens. ठीक है? ओके, क्लियर है ना? चेष्टा, शुभम एंड ऋषित. तो ऐसे ही आप जब तक क्वेश्चन करोगे नहीं तब तक नहीं आएगा, है ना? थोड़ा विजुलाइज करो. आप वाइल्ड गैस कर रहे हो कि कोई भी, हाँ ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन. आप सीधा वाइल्ड गैस कर रहे हो, एंड वाइल्ड गैस वुड बी वेरी मच हार्मफुल फॉर यू. ठीक है? तो वाइल्ड ऑल्दो आगे के लिए हार्मफुल होता है क्योंकि इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट ये क्वेश्चन आप कर पाते. वाइल्ड गैस के चक्कर में आप ये क्वेश्चन ये गलत कर दोगे, है ना? तो इस टाइप के मिस्टेक्स वगैरह मत करना. थोड़ा विजुलाइज करो ना, देखो कि ये कहाँ इमेज बनाने जा रहा था, बीच में अगेन लेंस आ गया तो अगेन ये डाइवर्ज करा देगा बिकॉज इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस. तो जो भी ये जो बीम आ रही होगी इसको और डाइवर्ज कराएगा ना. बोलो. तो इस टाइप से आप विजुलाइज करेंगे क्वेश्चंस वगैरह को. तो फाइनली ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो ऐसे आ रही थी वो फाइनली आगे जाके मीट करेगी और वैसे इसको इधर जाके वापस ऐसे मीट कर जाएगी. तो एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 फ्रॉम कॉनकेव, एट अ डिस्टेंस ऑफ 42 फ्रॉम कॉन्वेक्स. तो इट विल बिहेव लाइक अ कन्वर्जिंग लेंस. ओके, चलो ठीक है, वेरी गुड. तो वाइल्ड गैस मत करना, है ना? तो इस टाइप से पहले सॉल्व किया करो, देखा करो कि एक्चुअल में है क्या चीज, क्वेश्चन क्या कह रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन करो ये वाला. In a circuit given, the ratio of the work done by the battery to maintain the current between A and B to the work done for the whole circuit is, क्या होगा? पूछा है कि वर्क डन क्या होगा, वर्क डन का रेशियो. ठीक है, ए और बी के क्रॉस, और जब पूरे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है, तो वर्क डन बाय बैटरी एंड वर्क डन बाय इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी का रेशियो बाय वर्क डन बाय मूविंग अ चार्ज थ्रू एंटायर सर्किट क्या होगा? वी ऑलरेडी नो दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नथिंग बट पोटेंशियल, है ना? यस, टेल मी, क्या होगा? यस, थोड़ा जल्दी करो, वी डोंट हैव मच टाइम. हाँ, कर रहे हो ऋषित, शुभम, हार्दिक, चेष्टा? ओके, चेष्टा का आ गया है आंसर. चेष्टा इज सेइंग 1/13. यस, देख लो. इतना टाइम वैसे लगना नहीं चाहिए. ओके, क्योंकि सिंस यू गाइज आर डूइंग न्यूमेरिकल एट लॉट, यू हैव बीन डूइंग न्यूमेरिकल्स, तो उतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपको. इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकाल लो ना, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल तो वही होता है वर्क डन बाय बैटरी, है ना? तो विच इज 1.3 वोल्ट. तो इस पे वोल्ट निकाल दो, तो इसका वोल्टेज डिवाइडेड बाय इसका वोल्टेज का रेशियो फाइंड आउट करना है आपको. बस इसका वोल्टेज निकालने के लिए क्या फाइंड आउट करोगे? इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 1/3 प्लस 2+2. कितना होगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस बैटरी? 2+2+1/3 कितना आ रहा है? 13/3, यही आ रहा है ना ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. करंट सप्लाइड बाय द बैटरी कितना होगा? I इज इक्वल टू वी बाय आर. वी कितना है? 1.3. इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है? 13/3.
3 कितना आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 13 से 13, 3/10 आएगा एम्पियर। इसके क्रॉस ए बी के क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, V इक्वल टू आई आर। आई कितना है इसका, इस पे करंट कितना जाएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस पे 3/10, और इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है 1/3, तो व्हाट विल बी गेटिंग एज, तो 0.1 आया वोल्ट। सो दिस इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी। एंड व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज थ्रू एंटायर सर्किट, इट इज 1.3 वोल्ट। तो क्या पूछा है भाई, वी ए बी बाय वी बैटरी, ये पूछा है ना। सो इट इज 0.1 डिवाइडेड बाय 1.3 कितना आएगा 1/13। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। सो सेकंड वुड बी अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके आ गया ऋषित। ठीक है, सो जल्दी से हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। What is the current supplied by the battery in circuit shown below? Each resistance used in the circuit is of 1 kilo ohm and the potential difference is across VAB is 8 volt. Okay, so this is point terminal A, this is terminal B. इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल ऑलरेडी गिवन है विच इज 8 वोल्ट है ना, तो इसके क्रॉस 8 वोल्ट ऑलरेडी गिवन है। तो पूछा है करंट सप्लाइड बाय द बैटरी क्या होगा, और सर्किट ऑलरेडी आपको गिवन है। ईच रेजिस्टेंस इज ऑफ 1 किलो ओम। बताओ क्या होगा। ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल 8 वोल्ट है ना, तो इसका मतलब बैटरी का पोटेंशियल लेट इट बी 8 वोल्ट, तो इसका बैटरी का पोटेंशियल 8 वोल्ट है। सो जल्दी बताओ क्या होगा। सो लेट अस सी किसका आंसर फर्स्ट आता है, पहले आता है। Circuitry is given to you and battery is also given to you. It is of 8 volt and each resistor is of 1 kilo ohm. So जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा, चेष्टा कर रहे हो हार्दिक, ऋषित, शुभम। यस, अभी तक किसी का नहीं आया। हाँ, थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा आपको है ना। जैसे क्वेश्चन आया विजुलाइजेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए, मुझे करना क्या है, अप्रोच क्या है, ये सब एकदम से जैसे ही क्वेश्चंस आएगा है ना, तो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं होगा है ना। तो थोड़ा सा आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, तो विजुलाइजेशन इज ए की। तो विजुलाइज जैसे ही क्वेश्चन आया विजुलाइज करो। बताओ क्या आएगा। यू हैव बीन गिवन द एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, अच्छा खासा टाइम ऑलरेडी गिवन है आपको। यस, चेष्टा बताओ। ओके चलो लो देखो। वाइल्ड गैस ऐसे ही आ रहा है, आपने सॉल्व किया। अच्छा सॉल्व करके आ रहा है आंसर है ना। ओके, एंड व्हाट अबाउट अदर्स, शुभम, ऋषित, हार्दिक। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स वो। ओके, चेष्टा का आ रहा है 64, लेट अस सी कि चेष्टा। ओके चलो ठीक है, देखो आपने कहीं आपने सही किया है गलत किया है, एक बार फिर से चेक करके देखो। ऋषित नहीं हुआ।
कितना आ रहा है? शुभम का आ गया. शुभम इज सेइंग 15 सेकेंड 15 मिली एम्पियर. ठीक है. एंड व्हाट अबाउट ऋषित? हार्दिक? विजुलाइज करो ना क्वेश्चन को. देखो, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट यू आर डूइंग सच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, है ना? तो पहली बार तो नहीं कर रहे हो. देखो, if it is connected up through, if these points are connected through wire, they can assume it to have a same potential, है ना? तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं आप इसको सेम पोटेंशियल पे ले सकते हो. बोलो. लेट कि ये सी पोटेंशियल पे है तो सी 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 बना लो, है ना? और बैटरी ए और बी के क्रॉस है ना, सो ए और बी के क्रॉस पे आप जल्दी से आप ये विजुलाइज करो. ये कैसे बनाओगे आप? दिस इज ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है, बी पोटेंशियल पे है. इसके क्रॉस क्या है? सेल. वो कितने वोल्ट का है? 8 वोल्ट. ए और बी, अब बीच में पॉइंट कौन सा है? सी, है ना? सी पोटेंशियल पे है. तो ए और सी के क्रॉस कितने रेजिस्टर्स है आपके? 1 2 3 4 एंड 5. तो कितने होंगे? इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा? क्योंकि सबका कितना है? 1 किलो ओम. तो कितना हो जाएगा? 1/5 किलो ओम. यही होगा ए एंड सी के क्रॉस. बोलो. तो दीज रेजिस्टर्स वुड बी पैरेलल. ये पैरेलल होंगे ना, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये और ये और ये पांचों पैरेलल नहीं होंगे? बताओ. ठीक है. तो इट वुड बी 1/5 ऑफ 1 किलो ओम. बाकी ये तीनों पैरेलल नहीं होंगे क्या? बी और सी के क्रॉस ये तीनों हैं. तो दीज थ्री वुड ऑल्सो बी पैरेलल. तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा बी एंड सी के क्रॉस? 1/3 ऑफ किलो ओम. यही हो गया. आप कर सकते हो क्या? आप नहीं कर सकते क्या? नाउ दीज टू वुड बी इन सीरीज. तो करंट सप्लाइड बाय द बैटरी कितना आएगा आप बताओ. आप तो बिल्कुल सिंपल कर दिया है. यस. अब बताओ आंसर क्या होगा. ठीक है. शुभम का आ गया है, 2 आ गया. ठीक है. चेष्टा का भी आ गया. ठीक है. एंड व्हाट अबाउट ऋषित एंड हार्दिक? हार्दिक का तो सेकंड ऑलरेडी आ गया है. ठीक है. एंड ऋषित? तो आपको थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा कि कौन से पॉइंट्स किस टाइप से लेने पड़ेंगे, कि कौन सेम पोटेंशियल पे है ना? बैटरी के अक्रॉस आप सर्किटरी को थोड़ा सा रीमॉडिफाई भी कर सकते हो, है ना? तो ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल है और आसानी से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. तो जितने भी पॉइंट्स से कनेक्टेड हैं आप सेम पोटेंशियल पे आप इसको लेंगे, क्योंकि वायर से कनेक्टेड है, ले लेंगे. अब 3 ही पोटेंशियल आपके पास ऑलरेडी बना है, वी ए, वी बी एंड वी सी. तो ऐसे लिख दो वी बी एंड सी यहाँ पे, और ए और सी के क्रॉस इतना है. 5 रेजिस्टर्स हैं जो कि पैरेलल में होंगे. सी और बी के क्रॉस 3 रेजिस्टर्स होंगे जो कि पैरेलल में होंगे. पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाया. सेल के क्रॉस ए और बी के क्रॉस ऑलरेडी 8 वोल्ट का सेल है, तो आसानी से निकल जाएगा. आई इज इक्वल टू वी बाई आर. इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन दोनों का सम कर देना. ठीक है. सो आई होप कि ये क्वेश्चन आप कर पा रहे हो. ठीक है. और इस टाइप के थोड़ा बहुत भी मॉडिफिकेशन आएगा क्वेश्चन तो आप कर पाओगे. ओके. सो ये क्वेश्चन क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? यस. ठीक है. ठीक है. सो आज का सेशन हम यहीं ओवर करते हैं बच्चों, है ना? सो आप टिल नेक्स्ट क्लास आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह ट्राई करते रहो, है ना? सो जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा. एंड मैं देख रहा हूँ कि आप फिर भी अभी थोड़ा सा क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हो ना, तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू विद इन द टाइम लिमिट.
ओके, सो आज का हम यही सेशन ओवर करते हैं. थैंक यू. टेक केयर एवरीवन.